Hello friends, welcome to English Literature Notes. Today we are going to discuss Romantic Age. It starts from 1798 and end in 1837. We can see that विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ये दोनों ने कुछ पोएम्स का कलेक्शन जिसको हम लिरिकल बैलेट के नाम से जानते हैं उसका पब्लिकेशन करवाया था 1798 में। और उसके साथ ही ये एज का शुरुआत हो जाता है। और ये एज फोकस किस पे करता है? इमोशन पे, इमेजिनेशन पे, नेचर पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे। मतलब हम लोग देखे थे कि लास्ट एज में, न्यू क्लासिकल एज में लोग रीजन पे, विट पे फोकस कर रहे थे और वो सटायर वगैरह लिख रहे थे। लेकिन इस एज में हम क्या देखते हैं कि वो पूरा न्यू क्लासिकल एज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को है रिजेक्ट कर देते हैं और अपने इमेजिनेशन पे, अपने इमोशंस को यूज करके प्रकृति के बारे में, एक इंडिविजुअल इंसान के फ्रीडम के बारे में लिखते हैं। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं कि इसमें 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और उसके आइडिया से इंस्पायर होकर राइटर्स लिखना शुरू करते हैं और ये समानता पे, भाईचारा पे, इक्वलिटी पे, लिबर्टी पे, सब पे फोकस करते हैं और वो ह्यूमन राइट्स के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में लिखते हैं और अपना विचार प्रकट करते हैं राइटर्स। फिर देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि चेंज सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जैसे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगते हैं, उसको गरीबी का सामना करना पड़ता है, उनका कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो रोमांटिक राइटर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे और वो प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इसी एज में देखते हैं कि 1776 में होता है और ये जो वॉर होता है वो उसके ऑल्सो इनकरेज आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी। तो अब हम देखते हैं कि जो भी राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है, जो भी हो रहा है, इस सब का प्रभाव हम लोग को इस एज पे बढ़ता हुआ दिखता है और राइटर्स भी उससे ही प्रभावित होकर लिखते हैं लिटरेचर को और वो पास्ट लाइफ के बारे में लिखना पसंद करते हैं। डिक्लाइन ऑफ चर्च पावर एंड राइज ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग। क्या देखते हैं हम लोग कि चर्च के पावर पे देखते हैं कि रोक लगाया जाता है और ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है इस एज में। अब इस में देखते हैं कि राजा कौन थे। तो जॉर्ज थर्ड देखते हैं जो इसमें राजा बनते हैं। रूल ड्यूरिंग द अर्ली रोमांटिक एज एंड नॉन फॉर हिज मेंटल इलनेस एंड लॉसिंग द अमेरिकन कॉलोनीज। इस एज में इन्होंने अमेरिकन के बहुत सारे कॉलोनीज को खो दिया था जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा असर दिखता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि उनके जो बेटे थे वो बहुत कम एज में ही रूल करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके फादर का बीमारी के कारण, और वो जॉर्ज फोर्थ रहते हैं। फिर उनके बाद देखते हैं कि किंग विलियम फोर्थ अपना राजगद्दी संभालते हैं। द रोमांटिक एज एंडेड ड्यूरिंग दिस रीजन एंड जस्ट बिफोर क्वीन विक्टोरिया। और नेक्स्ट देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का राज स्टार्ट हो जाएगा। तो अब लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज वॉज सिंपल, इमोशनल एंड नेचुरल। इस समय जो बताएं कि पहले ही जो भी न्यू क्लासिकल के आर्टिफिशियल एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को वो रिजेक्ट कर देते हैं और अपने जो भी मन के भाव आ रहा है उसको स्पॉन्टेनियसली लिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग पहले एक विचार आया फिर उसको सोचेंगे, इसको राइमिंग सेट करेंगे, रिदम सेट करेंगे। नहीं, वो उनका कहना था कि जो भी पोइट्री है वो एवरीडे लाइफ के स्पीच के जैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे कि कॉमन इंसान बात कर रहा हो, उसे समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो थोड़ा म्यूजिकल क्वालिटी में भी होना चाहिए और उसमें इमेजरी, सिम्बोलिज्म का यूज होना चाहिए कि मतलब जब हम लोग कुछ पोइट्री सुना रहे हैं तो एक सामने वो दृश्य बनने लगे कि वाह कितना सुंदर पेड़ था, इतने सुंदर पहाड़ थे, झरना था। सो वो सारा चीज़ एकदम सिंपल वे में लिखा होना चाहिए। अब देखते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इमोशन एंड इमेजिनेशन हम लोग देखते हैं कि जो भी न्यू क्लासिकल एज का विट, सटायर वगैरह था उसको अब यूज नहीं किया जा रहा है। लोग हार्ड हीरोइक कपलेट का जो यूज कर रहे थे कि 2 लाइन को सेट करेंगे, उसका आइमिक पेंटामीटर को फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ नहीं हो रहा है। अब लोग है अपना इमोशंस को प्रकट कर रहे हैं, वो कल्पना करके एकदम सुंदर सुंदर दृश्य को एक तरह से नेचुरल सेटिंग में जाके लिख रहे हैं। लव फॉर नेचर, तो इसमें नेचर को दिखाया गया है, नेचर का इंपॉर्टेंस रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज में हम क्या देख रहे हैं कि ये रिटर्न टू नेचर का प्रस्ताव ला रहा है हमारे सामने। नेचर वॉज सीन एज द लिविंग प्रेजेंस एंड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड पीस। मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन, शांति का प्रतीक है इन लोगों के लिए और उन लोग इसी के बारे में रिटर्न होने के लिए, नेचर की तरफ बढ़ने के लिए लिख रहे हैं लिटरेचर। इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जा रहा है। फोकस ऑन इनर वर्ल्ड ऑफ द पोएट, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। मतलब राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्री, इंटरेस्ट इन अननोन, ड्रीम, घोस्ट एंड मिथ।
इस समय एक नया जनर आता है उभर के, जो कि सुपर नेचुरल ऐसा चीज़ कि वे थोड़ा भूत वाले दुनिया पे फोकस करता है, उसके बारे में भी कुछ लिखना पसंद करता है राइटर्स लोग, जिससे कि कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट हो। इंटरेस्ट इन द पास्ट, इसमें राइटर जो है वो पास्ट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इन एशियन टाइम को आइडियल मान के लिख रहे हैं। रिबेलियन अगेंस्ट रूल, तो ये न्यू क्लासिकल्स के जो भी स्टाइल, फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर थे उसको ना फॉलो करके अपना सिंपल लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। फोकस ऑन चाइल्ड एंड इनोसेंस, तो चिल्ड्रंस वेयर सीन एज द प्योर एंड क्लोज टू नेचर, जैसे कि जानते हैं कि बच्चे को हम लोग भगवान का रूप मानते हैं, तो ये उस तरह भी बच्चों पे फोकस करने वाला लिटरेचर भी लिखा जाता है इस एज में। अब जनरा देखें तो कौन कौन सा जनरा इसमें चल रहा था, तो पोइट्री इस समय जो है रोमांटिक पोइट्री के लिए ही जाना जाता है, इस समय पोइट्री अपना पिक पे था। देखते डोमिनेंट जनरा जो है वो इस एज का है पोइट्री, रिच इन इमेजिनेशन, नेचुरल इमेजरी, इमोशन एंड पर्सनल वॉइस, मूव्ड अवे फ्रॉम हीरोइक कपलेट टू ब्लैंक वर्स, बैलेट एंड ओड, लिरिकल फॉर्म। देखते इसमें हीरोइक कपलेट का यूज न करके ब्लैंक वर्स का, बैलेट का, लोकगीत का, ओड्स का यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं नॉवल का क्या कंडीशन था, तो गॉथिक नॉवेल्स, जैसे कि बताएं कि भूत वाले कैरेक्टर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो ये सारे हॉरर मिस्ट्री को अब लिटरेचर में लाया जा रहा था। हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी लिखे जा रहे थे, जैसे कि वॉल्टर स्कॉट ने लिख रहा था। फिर है अर्ली रोमांटिक नॉवल, फोकस ऑन इमोशन, रूरल लाइफ एंड वुमेन्स फीलिंग, तो ये सब पे फोकस रहता है इनका। अब ड्रामा देखें तो इस समय ड्रामा का ज़्यादा नहीं चल रहा था, और स्टेज वेयर कंट्रोल बाय रूल्स एंड रोमांटिक आइडिया वेयर मोर पर्सनल एंड पोएटिक। देखते हैं कि इस समय जो है क्लोसेट ड्रामा एक चला था, जो कि लोग परफॉर्म करने के लिए नहीं बस पढ़ने के लिए लिखते हैं, बाकी ड्रामा इस समय ज़्यादा नहीं लिखे जा रहे थे। ऐसे देखें तो रोमांटिक ऐसे एक्सप्रेस पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ऐसे वेयर रिच इन स्टाइल, थॉट एंड इमोशन, तो कुछ ऐसे वगैरह भी लिखे जाते हैं स्टेज में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेजर राइटर्स कौन है और के वर्क कौन कौन से हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये दोनों तो मेन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है, टिटन एबे लिखा है, डैफोडिल्स लिखे हैं, द प्रील्यूड लिखे हैं, जो कि नेचर एंड सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनो लिखा है, कुबला खान लिखा है, जो कि सुपर नेचर एलिमेंट पे फोकस करते हैं। लॉर्ड बैरन ने चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज लिखा है, डॉन जुआन लिखा है। फिर पीबी शेली ने ओड टू द वेस्ट विंड लिखा है, टू द स्काईलार्क लिखा है। जॉन किट्स ने ओड टू द नाइटिंगेल लिखा है, ओड टू द ग्रेसियन अर्न लिखा है। फिर नॉवेलिस्ट कौन कौन थे, तो देखिए मैरी शेली, ये पीबी शेली की वाइफ थी, इन्होंने गॉथिक नॉवल लिखा है। फिर वॉल्टर स्कॉट, इन्होंने भी रोमांटिक नॉवल्स पे थीम पे लिखा है, हिस्टोरिकल नॉवल के थीम पे लिखा है। जेन ऑस्टन ने भी कुछ, जेन ऑस्टन ऐसी थी जो कि रोमांटिक एज के कंडीशंस को नहीं फॉलो करती, ये थोड़ा डिफरेंट लिख रही थी, जो कि सोशल कंडीशन पे लिख रही थी, थोड़ा अलग जाके सोसाइटी पे लिख रही थी नॉवेल्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस इसका मेन नॉवल है। अब एशियस्ट कौन थे, तो चार्ल्स लेम थे जिन्होंने एशिया ऑन एलिया लिखा है। विलियम हेजलर थे जिन्होंने एशिया ऑन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स लिखा है। थॉमस डी क्वेंसी थे जिन्होंने कॉन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर लिखा है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एंड साइकोलॉजिकल एसे था। अब कंक्लूजन देखें तो रोमांटिक एज वाज ए गोल्डन ईरा ऑफ पोएट्री एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, जैसे कि हम बताया कि इसको हम लोग पोएट्री का ही मान सकते। इट सेलिब्रेट फ्रीडम्स, नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म shaped modern literature by shifting focus to the inner life and individual experience. Though short-lived, it deeply influenced future literary movement like Victorian literature and modernism. So आप अब आंसर लिख रहे हैं तो कंक्लूजन को बिल्कुल ऐड करें अपने आंसर में, जिससे आपका आंसर अच्छा बने और आपको अच्छा मार्क्स मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज डिस्कस करने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।